पिता और बेटी फैमिली इमोशनल स्टोरी, दिल को छू लेने वाली कहानी। यूँ तो मैं आलस की गठरी हूँ, लेकिन उन दिनों मुझे 2 मिनट भी माँ पापा से बात करने की फुर्सत नहीं थी। हो भी क्यों, उन दिनों आप मुझे राष्ट्रपति के पद का लालच दे देते या एमपी का टिकट दिलवा देते या फिर शहर महिला मंडल की अध्यक्षा तक बना देते, फिर भी मैं टस से मस नहीं होती। आखिर क्यों? क्योंकि मैं इन सब से कहीं बड़ा काम करने जा रही थी। मैं ज़िंदगी में पहली बार मौसी जो बनने जा रही थी। मेरी बहन रेनू ने अपनी शादी के 2 साल बाद, ठीक शादियों के मौसम में जब यूँ भी किसी के पास टाइम नहीं होता है, ठीक उसी समय में माँ बनने का फैसला कर लिया था। सब कुछ अच्छा भला चल ही रहा था कि महारानी जी लेबर में जाने का इरादा बनाने लगी। हल्की सी कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, सो डॉक्टर ने 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती हो जाने को कहा। रेनू अपने कमरे में रानी बने लेटी रहती थी और मैं बेचारी कभी उसकी मांगे पूरी करूं, कभी चचेरी बहन और मामा के बेटे की शादी की तैयारी में जाके हाथ बटाऊं। इतने दिन हो गए थे टीवी देखे, दोस्तों से बातें किए और मीठा पान खाए। हाँ, मीठे पान का बड़ा शौक है मुझे। 2-3 ही तो शौक है मेरे। और मैंने फैसला किया है कि अपनी सारी अच्छी बुरी आदतें अपने भांजे भांजी को ज़रूर सिखाऊंगी। भांजा हुआ तो उसे ताश में बेईमानी करना और खूबसूरत लड़कियों को तिरछी आंखों से देखने की कला सिखाऊंगी। वैसे भांजी हो तो अच्छा है। लड़कियों के लिए शॉपिंग करने में कितना मज़ा आता है, लड़कों के लिए शॉपिंग बोरिंग होती है। भांजी हुई तो उसे ताश में बेईमानी करना तो सिखाऊंगी ही, बेईमानी पकड़ना भी सिखाऊंगी, मेकअप के सीक्रेट गुण सिखाऊंगी और दिल फेंक लड़कों को सीधा करने के 10 सरल तरीके समझाऊंगी। टाइम मैनेजमेंट की क्वीन बन गई थी मैं। नहा के बाल सुखाते हुए बच्चों के नाम सोचती थी। रिक्शे में बैठे बैठे काम के रिमाइंडर लिखती थी। अस्पताल में नर्सों और डॉक्टरों के आगे पीछे दौड़ने वाले वार्ड बॉय पर रोब जमाने के बीच में अपना रोज़ का कोर्सवर्क भी निपटा देती थी। और ज़रा बैठे बैठे झपकी लग जाए तो आने वाली शादियों में मैं और मेरे भांजा भांजी के साथ दिन कितनी तफरीह में बीतने वाले थे। इस तरह के शेख जिल्ली के सपने भी देख लेती थी। मोबाइल फ़ोन नया नया आया था, भैया के ऑफिस वालों ने उन्हें दिया था, लेकिन इस सख्त हिदायत के साथ कि इसका सिर्फ ऑफिस के ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल करें। सुना था इस हथौड़े जैसे आधा किलो के फ़ोन से कॉल रिसीव करने में भी पैसे लगते हैं। भैया ने थोड़ी सी चीटिंग करके उस दिन मोबाइल फ़ोन मेरे पास रख दिया था। बोले जैसे ही रेनू लेबर में जाए तुम मुझे फ़ौरन कॉल कर देना। मैं भी नक्शेबाजी में मोबाइल फ़ोन थामे अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रही थी। 2-3 दिन से लगभग सारे दिन यही रहती थी, तो सब पहचाना सा हो गया था। अस्पताल की तेज़ फिनाइल वाली महक, नीली यूनिफॉर्म में दूर दक्षिण भारत से आई
थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने वाली नर्सों से भी दोस्ती हो गई थी और वही हमेशा थोड़ी जल्दी में रहने वाले डॉक्टर जो मेरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का जवाब देते देते शायद थक गए थे। अस्पताल के बरामदे में तकलीफ और फिक्र पहने चेहरे घूमते रहते थे। जिंदगी की उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलते हुए वो गार्ड जिसे मैंने एक दिन चुपचाप पान लेने भेज तो दिया था, लेकिन आने पर उसे डांट भी पिलाई थी कि तंबाकू क्यों खाते हो, कैंसर हो जाएगा। और रेनू का बच्चा था कि इस दुनिया में पधारने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी से लग रहा था कि एक जिद्दी आसामी से हमारा पाला पड़ने वाला था। मैं पागलों की तरह इंतज़ार कर रही थी, सोचती रहती कि उस जिद्दी बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां छूकर अपनी उंगलियों से लिपट जाने दूंगी। उसके महीन मुलायम होठों से पहली किलकारियाँ सुनो और उसके पाँव के तले शैतानी में घिरे से उंगलियां फिराऊं और देखूं कि उसे गुदगुदी लगी या नहीं। कितना अद्भुत होता है जीवन का खेल। एक नन्ही सी जान कैसे हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी ज़िंदगी बदल देती है। कॉरिडोर में मैं टहलते टहलते में मन ही मन ये सब सोचकर मुस्कुरा रही थी कि कहीं फ़ोन की घंटी बजने लगी। कुछ सेकंड लगे पहचानने में कि ये भैया का ही मोबाइल फ़ोन था जो मेरे हाथों में बज रहा था। आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी। घर का नंबर था। मैं झुंझलाई। भैया भी ना मुझसे बोले कि फ़ोन इस्तेमाल मत करो और ख़ुद खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने बटन दबाया और अपने जीवन का पहला मोबाइल कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। भैया ही थे। बोले फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड पहुँचो और डॉक्टर को बता दो कि हम लोग गाड़ी का इंतज़ाम करके पापा को ला रहे हैं। अस्पताल वही था, वार्ड बॉय वही, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने वाली नर्सें वही, डॉक्टर वही, जो मेरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से थक गए होंगे। लेकिन एक पल में सारा नज़ारा बदल गया था। रोने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए मैं नहीं रोई। मेरे पिता को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा था। मुझे अगले कुछ मिनटों में सारा इंतज़ाम करना था। मैं दौड़ी दौड़ी गई और एक काउंटर पर पैसे जमा किए, दूसरे काउंटर पे रसीद जमा की और फॉर्म भरा। सब पता था मुझे अब इस अस्पताल में क्या कहा होता है। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर इंचार्ज के पास गई और उन्हें सब बताया। डॉक्टर बोले, अरे पेशेंट अभी आ रहे हैं, लेकिन आपको तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी खुशी आई थी मैं इस अस्पताल में। मेरी बड़ी बहन की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन अब पापा आ रहे हैं। थोड़ी देर में बगल वाले नेगी अंकल की कार में पापा को लेकर भैया पहुंच गए। पापा की आंखें बंद थी। उनकी खांसी उनकी ऐसी हालत कर देगी, कभी अंदाज़ा भी नहीं था। बाद में पता लगा कि तबीयत तो सुबह ही बिगड़ गई थी, लेकिन दोपहर तक पापा की बेहोशी बढ़ती ही जा रही थी। शुगर का मरीज़ होने की वजह से ये अक्सर होता था कि उनके साथ, लेकिन इस बार उनकी चंद घंटों की बेहोशी ने डरा दिया था। शुगर लेवल कम होने लगा था। माँ ने कहा था, अब देर मत करो, जल्दी अस्पताल ले जाओ।
इन्हें पापा की ज़िंदगी का ये बस दूसरा मौका था जब वो अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टर अस्पताल इन सब से दूर ही रहे हमेशा। बुखार भी हुआ तो तब तक दवा लेना टालते रहे जब तक हम लोग कहते कहते नाराज़ न हो गए। डॉक्टर ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ़ है, इन्हें पहले सक्शन करते देखते हैं। मैं और भैया कुछ समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर ने कहा, कुछ कहना मुश्किल है, बस दुआ करिए। मुश्किल होता है गम सहना, एक बेरहम खंजर की तरह तार तार कर देता है मासूम रेशम से बने इस दिल को। लेकिन उससे भी मुश्किल होता है गम छुपाना। अस्पताल के 2 कमरों के बीच बट गई थी मेरी ज़रा सी ज़िंदगी। पापा का ख्याल रखना था और उससे भी ज़्यादा ये ख्याल रखना था कि दूसरे कमरे में रेनू को ये भभक ना लग जाए कि उसके बिस्तर से मुश्किल से 20 मीटर दूर उसके पिता अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहे हैं। वो बोली, अचानक सब यहाँ कैसे? इतनी उतावली मत करो भाई, बच्चा अपने टाइम से ही आएगा। मेरी जान ले रखी है इसने, सारा बदला लूँगी इससे। फिर बोली, अरे पापा कहाँ है? घर पर पेपर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? यहाँ बेटी दर्द के मारे टेढ़ी हुए जा रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम रेनू के सामने हंस देते, फिर बाथरूम जाकर बहाना करके रो लेते। सिविल अस्पताल के एक कमरे में हमारे ख़ानदान का नया चिराग आने वाला था और दूसरे कमरे में हमारे ख़ानदान का सूरज डूबने का मन बना रहा था। भाई बहनों ने दिन के घंटे बांट लिए थे। सबका एक ही काम था, पापा किसी तरह होश में आ जाए। इसलिए हर बच्चा घंटों उनके कान में बोलता रहता, पापा पापा उठते क्यों नहीं? पापा देखो जोशी अंकल आए हैं। पापा माँ ने पकोड़े बनाए हैं। उठो तो झोला मंदिर चलना है कि नहीं? पापा आँखों से सुनते थे लेकिन कहते कुछ नहीं थे। हमेशा ज़िद के पक्के पापा ने जैसे तय कर लिया था कि अब किसी की नहीं सुनूंगा। अपने छोटे से वॉकमैन के कैसेट में पापा के सारे फेवरेट गाने भर कर ले गई थी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, जो जैसा कहता वो कर देते थे हम सब। बस पापा होश में आ जाए। एक बार किसी ने कहा, हनुमान जी को चमेली के तेल के 24 दीपक लगाओ। किसी ने कहा, हनुमान अष्टक का पाठ करो। किसी ने पापा के पैरों पर बेसन का लेप लगाने को कहा। जिसने जो कहा सब किया, लेकिन पापा नहीं बोले। गुजरते घंटों के साथ उम्मीद की डोर और कमज़ोर पड़ती गई। उधर दूसरे कमरे में रेनू का बच्चा दुनिया में आने की तैयारी कर चुका था। देखिए न जीवन का खेला। एक कमरे में जीवन पैर पसारने को तैयार था और दूसरे में मृत्यु पैर जमाने की जिद कर रही थी। पापा का ऑपरेशन शुरू हो गया था और उधर मेरी चचेरी बहन की बारात आने वाली थी। ऑपरेशन थिएटर में तेज़ी से अंदर बाहर जाती हुई नर्स ने आकर भैया को बताया था कि पापा को जल्दी से खून चढ़ाना था।
बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कम से कम 3 बोतल खून चाहिए था। उस समय याद शहर में सुविधा नहीं थी कि हम कोई भी ब्लड ग्रुप का खून दे दें और उसके बदले में वो पापा को उनके ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दे। अस्पताल के सामने सड़क के पार 2 पीसीओ थे। मैंने और भैया ने लगातार फ़ोन करने शुरू कर दिए। दोस्तों को, रिश्तेदारों को बी पॉजिटिव ब्लड की तलाश में। माँ के लिए ये इम्तिहान का वक्त था। माँ ने अगले दिन कुछ घंटे किरण दीदी के घर शादी की रस्मों में बिताए और रात पापा के सिरहाने बैठकर आंसू बहाए। पापा ने पूरी उम्र जाने कितने रिश्तों के बीज बोए। प्यार और अपनेपन के इन धागों से गूंथे एक एक रिश्तों को अपना वतन, अपना गांव छोड़कर मुफलिसी में याद शहर आकर बसे थे। अकेले अपने बूते अपना आशियाना बसाने वाले मेरे पापा का घर कुछ साल बाद सरकारी कामकाज के लिए सिफारिशें लेके आने वाले तमाम रिश्तेदारों का गेस्ट हाउस बन गया था। चाचा, फूफा, ताऊ, भाई, संबंधों के जाने कितने नाम और चेहरे, इस घर की दुआएं सबको लगी थी। लेकिन घर आने वाले इन अपनों की आव भगत में लगे रहने वाले हम बच्चों को कभी लगा ही नहीं कि बस इतना ही था हमारा साथ। चहल पहल भरे उस आंगन से दूर आज पापा अकेले थे। आज जब उन्हें सिर्फ 3 बोतल खून चाहिए तो कोई व्यस्त है, कोई बीमार है, कोई काम पर बाहर गया है, तो कोई अभी जॉर्जी से उठा है, इसलिए खून नहीं दे सकता। हिसाब किताब के पक्के हमारे पिता संबंधों के समीकरण नहीं समझा पाए। जान ही नहीं पाए कि जब वो बेसुध अस्पताल में लेटे हैं तो उनके बनाए रिश्तों के आंगन में मेरी माँ अकेली खड़ी है। तभी शाम को करीब 5 बजे रेनू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और नर्स ने पूछा, आपके पापा के ब्लड का अरेंजमेंट हुआ क्या? उधर काफ़ी देर बाद 4 आदमी हमें अस्पताल में ढूंढते हुए आए। एक ट्रेड यूनियन से थे जिनकी कभी पापा ने मदद की थी। उन्हें पापा के अस्पताल में होने की खबर मिली। 10,000 मेंबर्स में 4 बी पॉजिटिव ब्लड वाले लोग हमारे सामने खड़े थे। माँ जहाँ खड़ी थी, रिश्तों के उस सूने आंगन को शायद भगवान अपनी छत से देख रहा था। और फिर एक ले में वो लम्हा आ गया जिसका मैं महीनों से इंतज़ार कर रही थी। रेनू को बेटी हुई थी, मैं मौसी बन गई थी। लेकिन माफ़ कर दे मेरे खुशी के लम्हे, तेरे मेरे बीच एक और लम्हा खड़ा था। मेरे पिता की ज़िंदगी या मौत का लम्हा। ऑपरेशन थिएटर से जो बाहर निकलता, हम उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते।
रेनू अस्पताल के अपने कमरे में वापस पहुंच गई। हम सब बारी बारी से उसके पास वक्त बिताते। उससे कह दिया है कि पापा को थोड़ा बुखार है, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए यहाँ आ नहीं रहे हैं, और घर का फ़ोन खराब है इसलिए बात नहीं हो पा रही है। हम ना खुलकर हंस पा रहे हैं न खुलकर रो पा रहे हैं। पड़ोस के नईम चाचा आए और बोले, मैंने आज खास नमाज पढ़ी है तुम्हारे पापा के लिए, हौसला रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। वो सारे रिश्तेदार दोस्त जो मेरे पापा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में साथ खड़े होने नहीं आ सके थे, क्रिकेट की कमेंट्री की तरह घर बैठे सारा आंखों देखा हाल ज़रूर जानना चाह रहे थे। सबके पास हमारी तकलीफ़ों का इलाज तैयार था। कल सुबह जब भी वक्त मिल जाए काली मंदिर में नारियल चढ़ा आना, माता रानी सब ठीक कर देगी। छुट्टियां बढ़ाने के लिए दफ्तर फ़ोन किया तो मेरे बॉस ने कहा, सच कड़वा होता है, सर्वाइवल रेट कम होता है। सच को बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो। नहीं करना था मुझे खुद को तैयार। ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर दिखाते मॉनिटर्स की आवाज़ के बीच में एक ऑपरेशन थिएटर में कैद मेरे पिता। ये नहीं था मेरा सच। मेरा सच था मेरे पापा की बेसाख्त हंसी। मेरा सच था अपनी भांजी का महीन आवाज़ में रोना, जो मैं अपनी गोद में लेकर सुन रही थी। अचानक रेनू ने मेरे पर्स के बगल से मोबाइल फ़ोन उठाया और घर का नंबर मिला दिया। बोली, हद हो गई, नाना बने हैं पापा, पड़ोसी के यहाँ से फ़ोन भी नहीं कर सकते। मैं रोकती, इससे पहले बोली, घर का फ़ोन ठीक हो गया है, घंटी जा रही है। घर के नौकर ने न जाने क्या कहा कि रेनू ने फ़ोन रखा और भरी हुई आँखों से बोली, पापा यहाँ है, अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर में। तभी दरवाज़ा खुला। हिंदी ना बोल पाने वाली नर्स थी, मुझे ढूंढती फिर रही थी। बोली, प्लीज़ कम साइन द पेपर्स। मैंने कहा, पापा। एक सेकेंड लिया उसने अपना पूरा वाक्य बनाने में, फिर भी नहीं बना पाई। फिर बोली, पापा इज़ ओके। अस्पताल के 2 कमरों में हमें 2 नई जिंदगियां मिल गई थी। बस इतनी सी थी यह कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।